हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान का लेसन 8 जलवायु। तो बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। क्लास 7 का है विज्ञान लेसन 8 जलवायु। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अब बिना देरी किए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा ये क्लास 7 का है विज्ञान चैप्टर 8 जलवायु। तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर है हमारा लिखा है, किसी स्थान पर लंबी अवधि तक एकत्रित मौसम के आंकड़ों के आधार पर बना ताप, आर्द्रता व वर्षा का प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। किसी भी स्थान का मौसम वर्षा के निश्चित समय पर प्रतिदिन बदलता रहता है, परंतु हर एक वर्ष एक निश्चित समय में वह समान रहता है। अब है हमारा मौसम और जलवायु। किसी समय में विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं जैसे वायु, जल, ताप आदि मिलकर मौसम की जो संरचना करती हैं उसे मौसम के नाम से जाना जाता है या उसे मौसम कहते हैं। मौसम के विभिन्न कारक होते हैं जो अक्सर मौसम को प्रभावित तथा परिवर्तित करते हैं। तेज धूप होती है, अचानक बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है तथा थोड़े समय के बाद आकाश साफ हो जाता है। किसी स्थान की जलवायु वहां की औसत मौसम की दशाओं पर निर्भर करती है, जिसे हम निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। पहला, यदि किसी स्थान का मौसम बदलता रहता है तो उसका आधार वही की भौगोलिक दशाएं होती हैं। यूरोप में जहां बहुत सर्दी पड़ती है, जिसे हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यूरोप की जलवायु सर्द है। विषुवत रेखाएं प्रदेश उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अरब आदि में गर्म जलवायु है। यहाँ अधिकतर क्षेत्रों में पूरे साल मौसम गर्म रहता है। यहाँ भी जलवायु गर्म है। अब है हमारा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व के किसी भी क्षेत्र की जलवायु को दो मुख्य कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तापमान तथा वर्षण। तापमान तथा वर्षण के विभिन्न संयोग पृथ्वी की मुख्य प्रकार के जलवायु क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग में आते हैं। तापमान तथा वर्षण अन्य कई कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। किसी भी स्थान पर तापमान अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्री धाराओं द्वारा प्रभावित होता है। वर्षण वायु तथा पर्वत श्रेणियां द्वारा प्रभावित होता है। अब है हमारा अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तरी अथवा दक्षिणी की दूरी की माप अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा के निकट का क्षेत्र अथवा 0 सेल्सियस अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, फलतः अधिक विकिरण ऊर्जा प्रदान करती है। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में जलवायु गर्म होती है। भूमध्य रेखा से दूर वाले स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, अतः भूमध्य रेखा से दूरस्थ क्षेत्र कम विकिरण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे यहाँ की जलवायु ठंडी होती है। सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे कम सीधी पड़ती हैं। अब है हमारा ऊंचाई शीर्षलंब। समुद्री तल से ऊपर की दूरी अथवा ऊंचाई शीर्षलंब कहलाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायु कम सघन होती जाती है। कम सघन वायु अधिक ऊष्मा को वहन नहीं कर सकती है, अतः ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। अब हमारा है समुद्री धाराएं।
कुछ समुद्री धाराएं गर्म जल की धाराएं होती हैं, जबकि कुछ ठंडे जल की गर्म जल वायु को गर्म करता है तथा ठंड जल वायु को ठंड। अतः गर्म जल की धाराओं के निकट की भूमि का मौसम गर्म होता है तथा ठंडे जल की धाराओं के निकट की भूमि का मौसम ठंडा। ये दोनों स्थान समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊंचाई में अंतर के कारण इनकी जलवायु भिन्न है। ठंडे तथा शुष्क एंडीज पहाड़ों पर बर्फ है तथा वनस्पति कम है बाएं, जबकि गर्म तथा आदि अमेजन के जंगलों में सघन वनस्पति है दाएं। अब है हमारा पर्वतीय वायु। पर्वतीय वायु वह वायु होती है जो अन्य दिशाओं की अपेक्षा मुख्यतः एक दिशा की ओर से अधिक बहती है। पर्वतीय वायु का अपने मार्गीय क्षेत्र की जलवायु पर विशेष प्रभाव होता है। भिन्न भिन्न पर्वतीय हवाओं में आर्द्रता की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। पर्वतीय वायु में आर्द्रता की मात्रा उस क्षेत्र में वर्षण की मात्रा को भी प्रभावित करती है। अब है हमारा पांचवा पर्वतीय श्रेणियाँ। किसी क्षेत्र में वर्षण की मात्रा पर्वतीय श्रेणियों द्वारा भी प्रभावित होती है। ये पर्वतीय वायु के लिए अवरोधक का कार्य करती है। पर्वत श्रेणियाँ वायु को ऊंचा उठाती हैं, जिससे यह ठंडी हो जाती तथा अधिकांश नमी जो इसमें होती है वह संघनित हो जाती है। फलस्वरूप पवनभूमिक ढालों पर वर्षण अधिक होता है, अतः पवनभूमिक क्षेत्रों की जलवायु आर्द्र होती है। इसके विपरीत अनुमत क्षेत्रों की परिस्थिति भिन्न होती है। यहाँ शुष्क वायु के प्रवाहित होने की दिशा नीचे की ओर होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्षण कम होता है और यहाँ की जलवायु शुष्क होती है। अब है हमारा जलवायु का जीवधारियों पर प्रभाव। बहुत अच्छा वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा, वरना आप लोग के समझ में नहीं आएगा। अब है हमारा जलवायु का जीवधारियों पर प्रभाव। किसी स्थान की जलवायु वहाँ के रहने वाले जीव जंतु और उनके रहन सहन के तरीकों को प्रभावित करती है। ठंडे पर्वतों के क्षेत्रों में रहने वाले तथा गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में अंतर रहता है। भिन्न प्रकार के जीवधारी मुख्य रूप से जानवर अपनी यंत्रावली द्वारा अपने को विभिन्न प्रकार की जलवायु में रहने के अनुकूलन बनाते हैं। इस यंत्रावली को अनुकूलन कहते हैं। अब है हमारा ठंडी जलवायु में अनुकूलता। जो जानवर ठंडे स्थानों में रहते हैं वे अपने को अनुकूलता के आधार पर समायोजित करते हैं। जैसे पहला, रेंगकर चलने वाले जंतु, सांप और छिपकली अपने शरीर को सीधे सूर्य की किरणों को अवशोषण करके गर्म रखते हैं। रात्रि के दौरान ठंड से बचने के लिए जंतु बंद स्थानों में शरण लेते हैं। दूसरा है, पक्षियों के घने पंख उनके शरीर की ठंड से रक्षा करते हैं। ठंड से बचने के लिए अनेक पक्षी गर्म स्थानों पर देशांतरण करते हैं। तीसरा है हमारा ध्रुवीय भालू सफ़ेद रंग का होता है, जो कि पीछे की सफ़ेद बर्फ से मेल खाता है। इसलिए ध्रुवीय भालू आसानी से दिखाई नहीं देते। इनकी त्वचा के अंदर वसा की एक मोटी परत होती है, वो भी ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करती है। ध्रुवीय भालू व ध्रुवीय लोमड़ी के बाल बहुत घने होते हैं, जो इनके शरीर को ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्म रखते हैं और अधिक सर्दी से इनकी रक्षा करते हैं। चौथा है जलीय जंतु। जलीय जंतु जैसे सील, व्हेल आदि में चर्बी की मोटी परत होती है, जिसको बल्बर कहते हैं। यह उनको अधिक सर्दी में भी गर्म रखते
रखने में सहायता प्रदान करती है। 5वां है, पेंगुइन के शरीर पर आवरण होते हैं जो ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड से इनकी रक्षा करते हैं तथा अनेक पेंगुइन एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठते हैं। इससे उन्हें गर्मी प्राप्त होती है, ताप बाहर नहीं निकलता और ठंडी वायु अंदर नहीं जाती। इससे उनके शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है और उनको कड़ी सर्दी में रहने में परेशानी नहीं होती। अब है ठंडी जलवायु में अनुकूलन के दूसरे तरीके निम्नलिखित हैं। शरीर के बाहरी अंग जैसे कान, पूंछ आदि ठंडे मौसम में अपनी गर्मी खो देते हैं, इसलिए ठंडे स्थानों में जानवरों के कान, पूंछ, पैर आदि छोटे होते हैं। कुछ जंतु ठंडे क्षेत्रों में अपने को ठंड से बचाने के लिए निष्क्रिय होकर सिर्फ ताप ग्रहण करते हैं। मेढक, छिपकली, सांप आदि सर्दियों में कम सक्रिय या बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। अब है हमारा गर्म जलवायु में अनुकूलन। पहला, अधिकतर जानवर गर्मी में दिन के समय बाहर नहीं निकलते तथा रात में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। इस प्रकार अपने को वे गर्म धूप से बचाते हैं। दूसरा है, अधिकतर जानवरों के बाल छोटे होते हैं, ऐसे शरीर में वाष्पन की क्रिया होती है और वह शरीर को ठंड रखने में मदद प्राप्त करते हैं, जैसे ऊँट। तीसरा है, अनेक जानवरों के कान और पूँछ लंबे होते हैं, ये शरीर को अधिकतम वायु प्राप्त करने में सहायक होते हैं और गर्मी से बचाते हैं। ठंडे स्थानों पर रहने वाले जानवरों के कान, पूँछ आदि छोटे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में बड़े होते हैं। अब है हमारा गर्म और शुष्क जलवायु। जो जंतु गर्म और शुष्क जलवायु में रहते हैं वे इस जलवायु में रहने के लिए निम्न प्रकार से अनुकूलित हो गए हैं। पहला, छिपकलियाँ के शरीर पर गर्मी से बचने के लिए चमड़ी की मोटी परत होती है। दूसरा है, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जल का त्याग नहीं करते, इस प्रकार ये संसार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी रहने के अनुकूल हैं। तीसरा है, कुछ प्राणी जैसे घोंघा गर्म तथा शुष्क जलवायु में अपने शरीर के चारों ओर श्लेष्मा संतृप्त करते हैं, इस प्रकार वे अपने शरीर से नमी को बाहर नहीं जाने देते। चौथा है, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ। मरुस्थलीय परिस्थितियाँ के लिए ऊँट सबसे अच्छी तरह अनुकूलित हैं। ऊँट के कुबड़ में वसा एकत्रित रहती है, इसलिए ऊँट को लगातार भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऊँट के पेट में 40 लीटर तक पानी जमा रह सकता है। रेत पर आसानी से चलने के लिए ऊँट के पैर की तली में पेशियाँ चपटे पैदा होते हैं। खुर वाले पशु रेत पर नहीं चल सकते। ऊँट की त्वचा में पसीना निकलने वाली स्वेदज ग्रंथियाँ नहीं होती, इसलिए ये त्वचा में जल संरक्षित रहता है। अब है हमारा सर्दी और गर्मी में मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव। सर्दी और गर्मी में मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव। पृथ्वी के उस भूभाग में जहाँ पर अधिकतर सर्दी का मौसम रहता है तथा बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पर मृदा का ऊपरी स्तर बहुत पतला या नहीं के बराबर होता है। मृदा की सतह पूर्ण रूप से जमी हुई होती है। इसी जमी हुई मृदा को परमफ्रोस्ट कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में विभिन्न स्तर नहीं होते हैं। मृदा के जमने और पिघलने रहने के कारण मिश्रण समान रहता है। गर्मियों में मृदा का ऊपरी स्तर पिघलने लगता है। यह कुछ गीला रहता है क्योंकि यह इसके नीचे उपस्थित पूर्ण रूप से जमा हुई मृदा के नीचे नहीं जा पाता है।
प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, थोड़ा सा ही वीडियो बचा है। पृथ्वी के उस भूभाग में जहाँ पर अधिकतर गर्मी का मौसम तथा जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ की मृदा से खनिज लवणों का निष्कर्षण नहीं हो पाता है तथा मृदा में अधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवणों की अधिकता के होते हुए भी इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। मृदा सर्दी और गर्मी दोनों से ही प्रभावित होती है। गर्मी के मौसम में मृदा अधिक गर्मी के कारण अपने अंदर संचालित जल को वाष्प के रूप में निकाल देती है और दूसरी तरफ सर्दी के मौसम में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है और मृदा को गर्मी की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में मृदा सूख जाती है तथा वायु और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह ले जाती है। सर्दी में मृदा के कण आपस में चिपक जाते हैं तथा वायु इन्हें उड़ा कर नहीं ले जा पाती है। अब है हमारे यहाँ पर अभ्यास कार्य। अभ्यास जो आप लोग फिर बनाते होंगे वही है अभ्यास कार्य। यहाँ पर है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है आपका ध्रुवीय भालू का रंग होता है कैसा। ध्रुवीय भालू का रंग होता है, आप लोगों ने पढ़ा, सफ़ेद। सफ़ेद पर टिक कर लीजिएगा। दूसरा है मौसम रहता है, यानी मौसम कैसा रहता है। मौसम रहता है आपको टिक करना है, आप लोगों ने पढ़ा। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न पर आपको टिक कर लेना है। तीसरा है आपका मौसम के आंकड़ों की लंबी अवधि के आधार पर बनती है। क्या बनती है, आपको टिक करना है। जलवायु, आप लोगों ने पढ़ा, जलवायु पर टिक कर लेना है। चौथा है रेगिस्तान में होता है, क्या होता है, आपको टिक करना है। रेत ही रेत, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को टिक करना है, रेत ही रेत। अब है खा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लंबी समयावधि तक किसी क्षेत्र का मौसम वहाँ की क्या कहलाता है, आप लोगों को भरना है। जलवायु, जलवायु कहलाता है। वहल में चर्बी की मोटी परत होती है जिसको क्या कहते हैं, बल्बर कहते हैं। तीसरा है ठंडे स्थानों पर रहने वाले जानवरों के कान पूंछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आपको छोटे भरना है। और चौथा है गर्मियों में मृदा की ऊपरी स्तर लगता है, क्या लगता है, पिघलने लगता है, आपको पिघलने भरना है। तीसरा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपको करना है पहला ऊँटों में खुर वाले पैर होते हैं। ऊँटों में खुर वाले पैर होते हैं, आपको गलत टिक करना है। आप लोगों ने पढ़ा खुर वाले पैर नहीं होते हैं। दूसरा है ताप तथा वायु जलवायु के कारक घटक हैं, आप लोगों को गलत टिक करना है क्योंकि नहीं है। तीसरा है ध्रुवीय भालू का रंग काला होता है, ये भी गलत है, आप लोगों ने पढ़ा सफ़ेद होता है। चौथा है गति समुद्री धाराएं वायु को ठंड करती हैं, आपको सही पर टिक कर लेना है। आप लोगों ने पढ़ा गति समुद्री धाराएं वायु को ठंड करती हैं, सही, आप लोग को सही टिक करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैंने ये लेसन आप लोगों को पढ़ाया, फिर इसका रिक्त स्थान टिक द करेक्ट सब करा दिया, आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर जो पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए। और मैं एक क्लास 7 लेसन 8 जलवायु पढ़ा रहा था। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।
अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।